इस जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बेघर हो गए। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। उमर अल बशीर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं चूंकि फौज को रिप्रेजेंट करता था, हुकूमत को तोड़कर लीडरशिप में आया था, कल को यही फौज मुझे ना हटा दे। तो इसके नतीजे में उन्होंने एक नई फौज खड़ी कर दी और इस फौज को पैरामिलिट्री फौज बनाया और इसका नाम रखा रैपिड सपोर्ट फोर्स। फिर आया साल 2019। इस साल लोगों ने उमर अल बशीर के खिलाफ ऐसी प्रोटेस्ट शुरू किए। देखते ही देखते हालात काबू से बाहर। 2023 में सूडान की गोल्ड एक्सपोर्ट्स का लगभग 99% हिस्सा सिर्फ एक मुल्क ने खरीदा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यहाँ से कहानी में एंट्री होती है दूसरे और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन की। इस खेल में यूएई अकेला नहीं है। रशिया का एक प्राइवेट ग्रुप द वैगनर ग्रुप भी यहाँ एक बड़ा खिलाड़ी है। सूडान एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त इंसानियत की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। 27 अक्टूबर 2025 को येल यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने अल-फहशर की ऊपर से ली गई कुछ सैटेलाइट इमेजेस का तज्जिया पेश किया। जो मंजर इन इमेजेस में सामने आया वो देखकर जिस्म से रूह निकल जाए। लाशों के ढेर, उनके आसपास फैला हुआ इतना खून के ऊपर से सैटेलाइट में पूरा इलाका लाल नज़र आ रहा था। रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह बताया कि इस शहर में घर घर जाकर नॉन अरब कबीलों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी सिस्टमैटिक एथनिक क्लिनजिंग चल रही है। सूडान की लगभग 95% आबादी मुस्लिम है। फ़र्क किसी मज़हब का नहीं बल्कि नस्ली पहचान का है। कुल आबादी तकरीबन 5 करोड़ है, जिसमें से 70% लोग अरब मुस्लिम्स, जबकि बाकी 30% अफ्रीकन ट्राइब्स जैसे फुर्स, ज़गवा, बर्टी, मुबा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। स्क्रीन पर ये दो चेहरे देखिए। एक तरफ है जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, सूडान की सरकारी फ़ौज के सरबराह। दूसरी तरफ हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालू, जिसे सब हमेती के नाम से जानते हैं। ये एक पावरफुल पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के लीडर हैं। 15 अप्रैल 2023 को इन दोनों के बीच शुरू हुई कुर्सी, पावर और पैसे की लड़ाई ने पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया। 1983 में जब प्राइम मिनिस्टर सादिक अल महदी ने मुल्क में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट किया, तब इनके फ़ौज के सिपा सलार थे उमर अल बशीर, और उसी उमर अल बशीर ने 1979 में प्राइम मिनिस्टर अल महदी की हुकूमत को तोड़ दिया और पूरे सूडान की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। इनका दौरे हुकूमत 1979 से लेकर 2019 तक चला और इस दौर के अंदर बहुत सी सिविल वार्स हुई और इन्हीं सिविल वार्स ने उमर अल बशीर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं चूंकि फ़ौज को रिप्रेजेंट करता था, हुकूमत को तोड़कर लीडरशिप में आया था, कल को यही फ़ौज मुझे ना हटा दे। तो इसके नतीजे में उन्होंने एक नई फ़ौज खड़ी कर दी और इस फ़ौज को पैरामिलिट्री फ़ौज बनाया और इसका नाम रखा रैपिड सपोर्ट फोर्स। फिर आया साल 2019। इस साल लोगों ने उमर अल बशीर के ख़िलाफ़ ऐसी प्रोटेस्ट शुरू किए।
देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। हालात को मद्देनजर रखते हुए आरएसएफ के लीडर जनरल हमदान दगालू और जनरल बुरहान ने मिलकर हुकूमत गिरा दी और उमर अल बशीर को जेल में डाल दिया। दोनों ने पावर हासिल कर ली और केयर टेकर गवर्नमेंट बनाकर अपने आप को हेड बना दिया और लोगों को यकीन दिलाया गया कि कुछ अरसे के बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे और डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन अक्टूबर 2021 में जनरल बुरहान ने केयर टेकर गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी और पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। फिर इन दोनों जनरल्स के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। आर्मी चाहती थी कि आरएसएफ को आर्मी में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन आरएसएफ मानने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि उनकी पावर ख़त्म हो जाती। साथ ही गोल्ड माइंस का कंट्रोल भी बहुत बड़ा फैक्टर था। आर्मी और आरएसएफ अपनी अपनी गोल्ड माइन से पैसे कमा रहे थे। 2023 में सूडान की गोल्ड एक्सपोर्ट्स का लगभग 99% हिस्सा सिर्फ एक मुल्क ने खरीदा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यहाँ से कहानी में एंट्री होती है दूसरे और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन की। ये जंग अब सूडान की नहीं रही, ये एक प्रॉक्सी वार बन चुकी है जिसे दूसरे देश लड़वा रहे हैं। इस आग में सबसे ज़्यादा घी डालने का इल्ज़ाम लगता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई पर। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि यूएई आरएसएफ का सबसे बड़ा बैकर है। वो आरएसएफ को न सिर्फ पैसा बल्कि एडवांस हथियार, ड्रोन्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। यूएई पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसने आरएसएफ को चाइनीज़ मेड ड्रोन्स दिए जिनके ज़रिए आम लोगों पर हमला किया गया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यूएई ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब है सोना और जियोपॉलिटिक्स। आरएसएफ की कंट्रोल वाली माइन से निकला सोना दुबई की मार्केट्स में बिकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अब तक सूडान से 1.97 बिलियन डॉलर की मिकदार में सोना ब्लैक मार्केट से ले चुका है, जो इसकी तमाम गोल्ड ट्रेड का 1.06% है और ये 8.8 टन की मिकदार बनती है। और सूडान पर कंट्रोल करके यूएई रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के स्ट्रेटेजिक रूट पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। मामला इतना संगीन हो चुका था कि सूडान की सरकारी फौज ने यूएई के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल कर दिया। उन पर जेनोसाइड में मदद करने का इल्ज़ाम लगा। हालांकि ये केस मई 2025 में डिसमिस हो गया, लेकिन इससे दोनों देश के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। इस खेल में यूएई अकेला नहीं है। रशिया का एक प्राइवेट ग्रुप द वैगनर ग्रुप भी यहाँ एक बड़ा खिलाड़ी है। वैगनर सूडान में गोल्ड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले सिक्योरिटी देता है और इस पर भी आरएसएफ को हथियार और ट्रेनिंग देने के इल्ज़ाम हैं। दूसरी तरफ सूडान आर्म्ड फोर्स को इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब की हमायत हासिल है। इजिप्ट अपने पड़ोसी मुल्क में आरएसएफ जैसी मिलिट्री को अपने लिए खतरा समझता है। इसी तरह सूडान का मैदान जंग रिलीजनल और ग्लोबल पावर्स के लिए एक शतरंज का खेल बन चुका है, जहां हर खिलाड़ी अपना मोहरा आगे बढ़ा रहा है और इस खेल में प्यादे बन रहे हैं सूडान के आम लोग। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं।
1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा बेघर हो गए। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। सितंबर 2025 तक दारफोर में 3.75 लाख लोग भूखमरी का शिकार हो चुके थे। कलोरिया, डेंगू, मलेरिया फैल रहा है। तो 3 साल की इस तबाही के बाद आखिर सूडान इस वक्त कहाँ खड़ा है? नवंबर 2025 तक मुल्क ऑफिशियली 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। आरएसएफ ने वेस्टर्न सूडान यानी पूरे दारफोर रीजन पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी यानी एसएएफ के पास नॉर्थन और ईस्टर्न हिस्से जैसे रेड सी पोर्ट सूडान और कैपिटल खार्तूम के कुछ इलाके बचे हुए हैं। सूडान की आज ये दुख भरी कहानी आपने सुनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।